हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूँ मैथ्यू एर्नॉल महोदय के द्वारा लिखा हुआ एक बेहतरीन पोएम डोवर बीच, जिसका नाम है 1867 में ये पब्लिश हुआ। पब्लिकेशन लिखा कब गया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैं आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूँ जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में डोवर बीच से रिलेटेड जितने भी प्रोमिनेंट एग्जाम्स हुए हैं, जैसे यूपी से रिलेटेड हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी का हो, एलटी ग्रेड का हो, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी पीजीटी का या यूजीसी नेट का, इन सारे एग्जाम्स में जिसमें भी डोवर बीच के बारे में पूछा गया है वो पॉइंट्स के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। और अलावा उसके बहुत सारे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं, हम पहले उन पॉइंट्स को देखते हैं, फिर चलेंगे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने पोएम को फिगर के साथ। तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। ये पोएम जो है वो एक लिरिक पोएम है, लिरिकल पोएम है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों याद रखने होंगे, क्योंकि जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आते ही हमें लगता है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ही होगा उनका पोएम, और 90% ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ड्रामेटिक मोनोलॉग देता ही नहीं है पेपर सेटर, क्योंकि ऑप्शन में वो रख देगा लिरिकल पोएम या लिरिक। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये लिरिक भी है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। और इसको लिखना 1849 में इन्होंने शुरू किया और 1851 में इन्होंने फिनिश किया इसे। ये पब्लिश अगर आप देखें तो 1867 में पब्लिश हुआ था, यानी कि इतना लंबा टाइम लगा इनको लिखने और पब्लिश करने के दौरान। तो आप ये सोचोगे इतना साल क्यों लगा, तो ये इसलिए लगा क्योंकि मैथ्यू एर्नॉल महोदय एक बेहतरीन क्रिटिक हैं, या क्रिटिक थे, चूंकि डेथ हो गया, पर अभी भी क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं ये। और एक क्रिटिक अगर अपने पोएम को जल्दी से लिख करके पब्लिश कर देगा बिना ये देखे कि क्या गलती हो सकती है इसमें, तो वो क्रिटिसाइज दूसरे के पोएम्स में कैसे करेगा। इसलिए ये बंदा जो है, ये पहले अपने पोएम में जितनी क्रिटिसाइज खुद करनी होती है वो कर लेता है, जितना काट छाट करनी होती है, जितनी भी चेंजिंग्स करनी होती है वो करने के बाद जब वो कंफर्म हो जाता है कि इसके बाद कोई भी क्रिटिक इस पोएम में जो है वो गलती नहीं निकाल सकता, फिर जाकर के इसने ये पोएम पब्लिश किया। और इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेहतरीन पोएम है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आयम्बिक मीटर में लिखा हुआ ये पोएम है। टोटल 37 लाइन्स है इसमें, जो 4 अनइक्वल स्टैंजाज में डिवाइडेड है। और जो लास्ट का स्टैंजा है जो 9 लाइन्स का है वो बहुत ही फेमस है। आप देखोगे आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो ये पोएम, वो 9 लाइन्स का जो पोएम है लास्ट वाला, वो पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स के बुक में भी ये पाई जाती हैं। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था इनके कलेक्शन में, जिसका नाम था न्यू पोएम्स। याद रख लीजिएगा, जब ऐसे कलर मिले तो आप समझ जाएगा कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। बाकी अगर बोल्ड मिलता है या कुछ सिंगल कलर में मिलता है तो वो किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा। तो न्यू पोएम्स में ये पब्लिश हुआ था। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये पोएम बेस्ड किस पर है, ये पोएम है किस चीज पर, तो ये है लॉस ऑफ फेथ पर या अनसर्टेनिटी पर। वो भी किस एज की बात हो रही है, विक्टोरियन एज, क्योंकि पोएट जो है ये विक्टोरियन एज का है। तो कभी कभी पेपर सेटर हमें गुमराह करने के लिए जो है वो वर्ड तो दे देगा, लेकिन बाद में दे देगा वो इन विक्टोरियन एज, इन रोमांटिक एज, इन न्यू क्लासिकल एज। तो हमें मैटर तो पता है, थीम पता है, हमें सब्जेक्ट मैटर है पोएम का लॉस ऑफ फेथ, पर हम ये भूल जाते हैं उस टाइम कि ये किस एज की बात करता है। इसलिए ये भी आप ध्यान दीजिएगा, विक्टोरियन एज की बात कर रहा है यहाँ पे। इसमें एक एनोनिमस फिगर है, क्योंकि आपको पता है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका मतलब है कि एक ही बंदा, यानी पोएट जो है, जो स्पीकर है, वो बोलेगा और एक सुनने वाला उसके साथ में है। तो जिसको वो एड्रेस करता है इस पोएम में, जो एनोनिमस फिगर है, जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है इस पोएम में, पर ये माना जाता है कि ये इनकी वाइफ थी। अभी आपको कुछ लाइंस के बाद कंफर्म होगा, इनकी वाइफ थी। तो जो ये एनोनिमस फिगर है, ये एंथनी हेट महोदय के एक पोएम जिसका नाम था डोवर बीच, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो उस एनोनिमस फिगर का ही है। ये पोएम जो है, चाहे वो आइडियाज की बात करें चाहे डिक्शन की, वो वर्ड्सवर्थ से इन्फ्लुएंस्ड है। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये पोएम डोवर बीच जो है वो डिक्शन या आइडियाज में किस पोएट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये आपको पता हो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पोएम आखिर है कहाँ का, सेटिंग कहाँ की है, तो ये सेटिंग बता रहा है किस जगह की है ये।
तो 2 जगह यहाँ पर ज़िक्र हुए हैं। एक है आपका कोस्टल एरिया इंग्लैंड का और एक है कोस्टल एरिया फ्रांस का। तो जो इंग्लैंड का कोस्टल एरिया है, वो डोवर उसका नाम है। इसी के नाम पर पड़ा है ये डोवर बीच और ये केंट में है। और जो फ्रांस का कोस्टल एरिया है, वो क्लाइस नामक जगह पर है। यानी स्टेट ऑफ डोवर जो है वो बीच में है, फ्रांस के इस जगह से और केंट के इस जगह से या इंग्लैंड के इस जगह से। अभी आपको एक इमेज के माध्यम से समझाई जाएगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो दूरी है इन दोनों के बीच की वो 20 से 21 मील की है, यानी कि लगभग 33 किलोमीटर की दूरी है। इस स्थान पर जहाँ पर इसमें पोएट है, जहाँ खड़ा होकर के ये पोएम लिख रहा है या पोएम बता रहा है या दिखा रहा है हमें जो भी डोर बीच के बारे में, वो अर्नोल्ड जो है हनीमून मनाने के लिए आए थे वहाँ पर अपनी न्यूली वाइफ जो इनकी फ्रांसिस ल्यूसी हैं उनके साथ, और शादी इनकी 1851 में हुई थी। आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि 1851 में ही क्यों कंप्लीट हुआ ये पोएम, क्योंकि 1849 में ये लिखना शुरू किए, बहुत सारे मैटर्स इन्होंने लिख लिया। लास्ट का जो आपको 9 लाइन्स मिलेगा वो इन्होंने 1851 में लिखा, और वो भी अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के दौरान। इसलिए इस पोएम को जो है वो हनीमून पोएम भी कहा जाता है। इसमें डिफिकल्ट मेटाफर का बहुत यूज हुआ है, आप देखेंगे आपको बहुत सारे मेटाफर मिलेंगे, एक्सटेंडेड मेटाफर मिलेंगे और वो सारे बहुत डिफिकल्ट हैं। इस टाइम जो है विक्टोरियन एज की बात कर रहा है पोएट कि इस टाइम जो है अर्नोल्ड महोदय जो है जब ये लिखे थे पोएम को, तो इंग्लैंड जो था वो उसमें फंसा हुआ था द्वंद के बीच में, साइंस और रिलीजन। चूंकि आपको पता है कि विक्टोरियन एज का एक फीचर भी है साइंस और रिलीजन, मैथलिज्म एंड मोरल्स, डाउट्स एंड बिलीव्स, इन पेचों में फंस चुका था पूरा इंग्लैंड, और उसी दौरान इस पोएम को लिखा हमारे पोएट ने। तो इसका भी जो है वो असर इस पोएम में दिखेगा। थीम जो है वो रोमांटिक नहीं है, हालांकि हनीमून पोएम भले कहा जाता है, वाइफ के साथ भले गए हो ये, लेकिन ये रोमांटिक पोएम नहीं है। ये पोएम है पेन, सफरिंग और डिसअपियर की। जो मैसेज देता है ये पोएम वो ये है, वर्ल्ड्स मिस्ट्री हैज डिक्लाइंड इन द फेस ऑफ मॉडर्निटी। जो लास्ट के 3 लाइन है 35 टू 37, एक महोदय थे हमारे थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड जो है वो ग्रीक के हिस्टोरियन थे। उन्होंने बैटल ऑफ एपिपोल के बारे में लिखा हुआ है, और ये जो है पेलोपोनेसियन वॉर जो कि 414 बीसी में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? एथेनियन और स्पार्टन के बीच में हुआ था। तो एथेनियन और स्पार्टन के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसको यहाँ पे बैटल ऑफ एपिपोल कहा गया है, जो कि पेलोपोनेसियन युद्ध से रिलेट करता है, उसमें उसका ये एक संदर्भ देता है ये पैसेज। आप अगर देखोगे, आपको मैं वो 3 लाइन्स लास्ट के दिखा दूं, ये 3 लाइन्स हैं वो, एंड वी आर से लेकर के इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट तक। तो ये 3 लाइन यहाँ तक ही सोच सकते हो आप कि कहाँ से रेफर किया गया है, रेफरेंस कहाँ से लिया गया है पोएट की द्वारा। ये भी पेपर सेटर के माइंड में है, और वो ये भी पूछ लेता है कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा मारपीट और ये युद्ध के बारे में जो पोएट लिख रहा है अपने 3 लाइन में लास्ट के, वो कहाँ से लिया है उसने। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलते हैं हम। फ़ारेनहाइट 451 ये लिखा हुआ है हमारे महोदय रे ब्रैडबरी के द्वारा। कैच 22 जो लिखा हुआ है जोसेफ हेलर महोदय के द्वारा। आई कैप्चर द कैशल लिखा हुआ है डोडी स्मिथ के द्वारा। अ हैंडफुल ऑफ डस्ट लिखा है एलिवेन वॉ के द्वारा। द सी लिखा है आइरिस मोर्डो के द्वारा। सैटरडे लिखा है इवान मैकीवॉन के द्वारा। और ऐसे ही बहुत सारे पोएम्स, नॉवेल्स और प्लेज जो हैं, वो जो राइटर्स हैं इसके, इस नॉवेल्स के या पोएम्स के, उन्होंने डोवर बीच को मेंशन किया हुआ है, जिसमें से ये जो कलरफुल है वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और जो नहीं है कलरफुल वो हो सकता है पूछे जाए। इन फ़ारेनहाइट 451 में ऑथर जो है, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट गाय मोन्टाग है, वो अपनी वाइफ मिल्ड्रेड को डोवर बीच पढ़ने का सलाह देता है। कहता है तुम डोवर बीच पढ़ो। क्यों डोवर बीच पढ़ो? आप नॉवेल अगर पढ़ेंगे उसे, आपको डेप्थ में पता चलेगा कि क्या रीजन था उसको देने का। और ये भी लिखा भी है इसमें कि ताकि तुम पढ़ो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि आखिर लिटरेचर होता क्या है और क्यों लोगों को किताबें नहीं जलानी चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट रख दिया गया है यहाँ पर। तो ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, तो कुछ भी पूछ सकता है पेपर सेटर। उसे केवल लाइन बाय लाइन से मतलब नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पर। हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस में जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वही लाइंस हैं जो आपको बताया गया कि वो 9 लाइंस जो लास्ट में है ना, उसी के पार्ट है।
ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था, इसलिए इसे रखा गया है। बाकी भी आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसे इसलिए रखा है ताकि एक बार आप देख ले, ताकि जब पोएम पढ़े तो आपका जो अटेंशन हो उस समय फोकस हो वो ज्यादा हो इन लाइंस पर। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको जो बताना चाहता था वो बता दूं थोड़ा सा। अर्नोल्ड महोदय जो है इस पोएम में दो कोस्ट के बारे में बात करते हैं, दो तटों के बारे में बात करते हैं। जो पहला होता है वो इंग्लैंड का, अगर मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करूं तो ये है डोवर। डोवर नाम है, याद रखिएगा। तो जो पहला है वो है इंग्लैंड का तट, जिसे इंग्लैंड कोस्ट कहने के बजाय इस पोएम में क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड कहा गया है। आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड मिलेगा। जबकि जो फ्रांस है ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है। फ्रांस का जो तट है उसे फ्रेंच कोस्ट कहा गया है, जो डोवर से, यहाँ डोवर से दूर है। जो दूरी लगभग जो है आपको बताया था मैंने कि लगभग 33 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 20 मील के आसपास। पोएम में इस दूरी का उल्लेख नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी जो फ्रांस का तट है कैलाइस, और जो ये केंट का तट है यानी इंग्लैंड का जो तट है, जो डोवर है, उसके बीच की दूरी। यहाँ पर ये भी आपको बता दी जाए कि इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। मैं इसे छोटा करूं, ये इंग्लिश चैनल है, ये जो बह रही है ना ये इंग्लिश चैनल है। लेकिन जो सबसे सकरा, सबसे नैरो जो पार्ट है वो इसी के बीच की है। इसलिए यहाँ पर जो है ये सबसे बिजी शिपिंग लेन है। यहाँ पर शिप जो है वो ज्यादा आते जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे इंग्लैंड से फ्रांस का जो है वो माल यहाँ से यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो ये इंग्लिश चैनल में ही है। इंग्लिश चैनल जो है वो एक स्ट्रेट है, STRAIT, जिसे हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य, जो ग्रेट ब्रिटेन के साउथ कोस्ट के नॉर्थ सी और नॉर्थ फ्रांस के बीच में है। ये नॉर्थ फ्रांस है और ये जो है साउथ कोस्ट है नॉर्थ सी का, इसके बीच में है, ये बह रही है। और ये जो है डोवर और ये है कैलाइस, जहां के बारे में बात कर रहा है पोएट। क्योंकि पोएट इस समय जो है वो है यहाँ पर, ये डोवर में। डोवर केंट में है, केंट इंग्लैंड में है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है, और यहाँ पर एक होटल में, होटल के कहा जाता है कि वो 7वें मंजिल पर है, पर ये कंफर्म नहीं है कि 7th फ्लोर पर है, किस पर है वो। तो होटल में है, अपनी वाइफ के साथ है, हनीमून मनाने आया है। और यहाँ से वो देखता है यहाँ की लहरों को, और यहाँ तक कि वो कैलाइस के तट को भी देखता है, जो 33 किलोमीटर दूर है। यहाँ की लाइट्स उसे साफ साफ दिखते हैं क्योंकि रात का समय होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, थोड़ा सा इसे इमेज के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चांदनी रात है। ये है वो क्षेत्र जो फ्रांस का है, जिसे यहाँ पर फ्रेंच कोस्ट कहा गया है, या कैलाइस का यूज हुआ है। कैलाइस हालांकि पोएम में नहीं है, केवल फ्रांस का तट कहा गया है। और यहाँ मान लीजिए कि इस जगह पर जिस साइड में आप हो उस साइड में पोएट है किसी होटल में खड़ा हुआ और निहार रहा है, देख रहा है इस शांत समुद्र को। चांदनी रात, क्लियर रात है, और बगल में जो है ये क्लिफ है, क्लिफ चट्टान, क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, जो कि चांदनी रात में ये भी व्हाइट व्हाइट हो गया है। और ये अगर ध्यान दें आप, तो ये जो व्हाइटनेस है ना, ये व्हाइटनेस है क्योंकि ये वो पार्ट है समुद्र का जहां पानी जो है लहरें आती हैं और फिर जब चली जाती हैं तो हल्की सी जो बची रहती है पानी, वो चांदनी रोशनी में जो है व्हाइट हो जाती है। अभी आपको लाइन में दिखेगा, आप शायद समझ जाओ आसानी से। और यहाँ पेबल्स हैं, कंकड़ पत्थर हैं, जहां से टकराती है, आवाज करती है, और फिर ये लहरें वापस चली जाती है। हम चलते हैं पोएम में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने। पोएम्स को पढ़ने के बाद भी अगर आप चेक करेंगे उस इमेज को तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा समझने में। स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। द सी इज काम टुनाइट। समुद्र जो है, जो सागर है, वो शांत है आज की रात। ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि समुद्र को शांत दिखाया गया है, जबकि शांत उसकी वाइफ है जो एक साइलेंट लिसनर के रूप में सुन रही है यहाँ पर जो भी पोएट बोलेगा। द टाइड इज फुल, जबकि अगले ही लाइन में कंट्रास्ट या जिसे जक्स्टा पोजिशन नामक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं वो यूज करते हुए पोएट कहता है कि टाइड यानी कि राइज एंड फॉल, जिसे ज्वार भाटा भी कहते हैं, वो आ चुकी है समुद्र में। तो समुद्र में ज्वार पूरी तरह से आ चुकी है, फिर भी सी जो है वो शांत है। अब ये सोचो ये कैसे पॉसिबल है कि समुद्र शांत है और जबकि समुद्र में ज्वार भाटा आ चुकी हो। पर यहाँ पर जो ये समुद्र सागर की ज्वार भाटा की बात करता है पोएट, वो इंसान को लेकर के करता है। जैसे इंसान होता है उसके अंदर
बहुत सारी परेशानियां चलती हैं। एक ज्वार भाटा की तरह आप कह सकते हो कि उसके अंदर जो है वो फटने के लायक इतनी परेशानी चलती है कि कभी भी वो फट सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, पर बाहर से वो शांत दिखता है। आपको दिखेगा एक खामोश चेहरा, एक हंसता हुआ चेहरा। वैसे ही जैसे कि यहाँ हंसी शांत तो है ऊपर से, पर अंदर जो है वो ज्वार भाटा उसकी जो है आ चुकी है। तो चाँद जो है वो फेयर है, ब्राइट है, चमक रही है। कहाँ चमक रही है? स्ट्रेट्स पर चमक रही है। स्ट्रेट्स मतलब डोर ऑफ स्ट्रेट्स या जल डमरूबंदी या इंग्लिश चैनल आप कह सकते हो। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये स्ट्रेट है। आप अगर यहाँ पढ़ें तो ये स्ट्रेट ऑफ डोर लिखा हुआ है। यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं कि चाँद कैसे चमक रही है इस स्ट्रेट ऑफ डोर पर, यानी इस इंग्लिश चैनल पर, यानी इस समुद्र पर। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, जबकि जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रेंच कोस्ट है, द लाइट ग्लिम्स, वहां की जो लाइट है वो ग्लिम्स चमकती है, एंड इज गॉन, और फिर बुझ जाती है। फ्लिकर हो रहा है लाइट का, लाइट आ रही है और डिसअपियर हो जा रही है। वैसे भी आपको पता है कितनी दूर से जो लाइट दिखती है ना, जैसे तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वैसे इतनी दूर की 33 किलोमीटर दूर की जो ये रोशनी है वो हमें फ्लिकरिंग करती हुई दिखती है। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। जबकि इन सब घटनाओं के बाद ये पोएट कहता है कि जो क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड है, जिसे कोस्ट ऑफ इंग्लैंड भी कहा गया है, वो स्टैंड करता है, ग्लिमरिंग कर रहा है, चमक रहा है, चांदनी रोशनी में वो चमक रहा है, वो वास्ट है, विशाल है, और वो भी ये सब कहाँ पर? आउट इन द ट्रैंक्विल बे, यानी कि शांत खाड़ी में। यहाँ अगर आप देखें तो ये दिख रहा है। यहाँ मैं आपको इमेज पहले समझा दूं ताकि आप जब आगे जाएं पोएम्स में तो आपको समझ में आए। ये है मिस्टर अर्नोल्ड और ये है मिसेस अर्नोल्ड या लूसी आप कह सकते हैं इन्हें। अब ये महोदय बुलाएंगे अपनी वाइफ को, जो वाइफ एक साइलेंट लिसनर बैठी हुई है होटल में। ये बुलाएंगे और दिखाएंगे, जो ये देख रहे हैं वो अब दिखाएंगे, जो ये कहना चाहते हैं वो बताएंगे अपनी वाइफ को। हाँ, ये इमेज थोड़ा कट कर दीजिएगा, मैं भूल गया शायद कट करना, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक लैम्प जल रहा है, ये पोएम अगर आप बात करें तो 1851 में लिखा गया, जबकि 1881 के बाद इंग्लैंड में इलेक्ट्रिसिटी जो थी, जो लाइट था, वो आया पहली बार। तो 30 इयर्स का गैप है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक लैंप के बजाय आप कैंडल या कुछ और मान लीजिएगा जो उसमें यूज होता रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कंफर्म करते हैं। अब पोएट जो है अपनी वाइफ को बुलाता है और कहता है कम टू द विंडो, आओ खिड़की तक आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, रात की जो हवा है ना वो कितनी सुखद है, कितनी मधुर है, कितनी आनंददायक है। ओनली, केवल, फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, लंबी जो लाइन लगी है स्प्रे की, बौछार की, केवल वो दिख रही है। वेयर द सी मीट्स, जहां पर ये सागर मिलते हैं मून ब्लैंच लैंड से। मून ब्लैंच्ड मतलब होता है व्हाइटन्ड बाय मून लाइट, चांदनी से सफेद जो लैंड है, जो जमीन है, वहां जब सागर मिलते हैं ना तो एक स्प्रे टाइप का, पानी की बौछार टाइप की लंबी लाइन जो है वो हमें दिखती है। एक इमेज के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहूंगा, यहाँ ध्यान से देखें आप। तो ये जो है ये मून ब्लैंच लैंड है, एक ऐसा लैंड, एक ऐसी भूमि जहां पर चांदनी रोशनी में सफेद हो गया हो। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये वेव्स आते हैं समुद्र से और फिर जाते हैं तो जो कुछ जल बच जाता है यहाँ पर, उस पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वो वाइटेंड हो जाती है, जिसे ब्लैंच्ड कहा गया है, मून ब्लैंच्ड। ठीक है, तो ये लैंड जो है ये मून ब्लैंच्ड लैंड है। और स्प्रे की बात करें तो देखें आप, आपको यहाँ एक स्प्रे टाइप का दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब ये लहरें आती हैं और टकराती हैं इतने बड़े कंकड़ पत्थर पर, तो एक अचानक से वो फव्वारे के रूप में ऊपर उछलती हैं, और ये बार बार आना जाना होता है तो बार बार ये स्प्रे होता रहता है। और अभी आपको कुछ लाइन जो दिखेगा उसको पहले बता दूं मैं, कि जब यहाँ आती हैं कंकड़ पत्थर पर टकराती हैं और फिर ये लहरें जब वापस जाती हैं तो अलग सी एक कर्कश ध्वनि पैदा करती हैं, जिसे पोएम में ग्रेटिंग रोर कहा गया है। आप अपनी वाइफ से कहते हैं लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, तुमने सुना वो ग्रेटिंग रोर, वो कर्कश आवाज, वो तिखी आवाज, हार्श साउंड। किसकी? ऑफ पेबल्स, कंकड़ पत्थर की, क्योंकि कंकड़ पत्थर से जब टकराती हैं ये तो कंकड़ पत्थर रगड़ खाते हैं आपस में, तो एक आवाज आती है। उस आवाज को ये, चूंकि पोएट है, नॉर्मल इंसान हम आप जैसे होते तो आते किसी बीच पर, खड़े होते, मजा लेते, निकल लेते, लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड हो, विलियम वर्ड्सवर्थ हो, ये आएंगे तो कुछ नेचुरल ब्यूटी लेकर के जाएंगे, पर यहाँ ब्यूटी के बजाय ये पेसिमिस्टिक थॉट लेकर के जाते हैं कि जब ये टकराती हैं तो एक दर्द होता है। ऐसे इंसान के अंदर भी बहुत सारी टकराहट होती है, बहुत सारे कष्ट होते हैं इंसान के अंदर, और वो दर्द पैदा करते हैं। हालांकि वो सबको सुनाई नहीं देता, जैसे यहाँ पोएट को सुनाई दे रहा है, वैसे कुछ ही लोग होते हैं जो इंसान के दर्द को सुन और समझ पाते हैं। विच द वेव्स ड्रॉबैक, जब वापस जाती हैं ये, यानी कि पेबल्स को जब लहरें वापस जाती हैं तो रगड़ खाती हैं और एक अजीब सी आवाज आती है।
एंड फ्लिंग एट देयर रिटर्न, और जब ये वापस रिटर्न पर जाती हैं तो ये फेंकती हैं, जलों को फेंकती हैं, और जल वापस आती है तो कुछ कंकड़ पत्थर को भी समुद्र में फेंक देती है। अब द हाई स्ट्रेंड, कहाँ से वापस जाती है ये लहरें? ये जाती है, स्ट्रेंड मतलब होता है शोर या किनारा, जो ऊंचे ऊंचे किनारे हैं समुद्र के, वहां से जब वापस आती हैं लहरें तो वो कंकड़ पत्थर को फेंक देती हैं समुद्र में। बिगिन, ये लहरें वापस आती हैं, ये लहरें शुरू होती हैं, फिर लहरें सीज हो जाती हैं यानी बंद हो जाती हैं, देन अगेन बिगिन, फिर से शुरू हो जाती हैं लहरें विद ट्रेमलस कैडेंस। ट्रेमलस मतलब होता है ट्रेमलिंग, कपकपाता हुआ, कैडेंस मतलब होता है रिदम या लय। एक कपकपाता हुआ लय होता है कि जब लहरें आएंगी ना तो एक कपकपाती हुई लहरें आएंगी और वो फिर वापस चली जाएंगी। स्लो, और वो धीमी हो जाएंगी फिर। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट। इटर्नल नोट मतलब होता है एवरलास्टिंग नोट, नोट मतलब होता है टोन, स्वर जिसे कहते हो। एवरलास्टिंग टोन जो है सैडनेस की, वो लेकर के आती है, यानी कि जब वो वापस जाती है ना तो उदासी के स्वर, उदासी के नोट, उदासी के साउंड लेकर के आती हैं वो। अब पोएट जो है एल्यूजन देता है, ALLUSION। एल्यूजन का मतलब होता है एक सांकेतिक पोएटिक डिवाइस है ये, जो संकेत देते हुए बताता है सोफोक्लिस के बारे में। कहता है सोफोक्लिस लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन। सोफोक्लिस ने भी बहुत लंबे समय पहले एजियन सागर पर खड़े होकर के हर्ड इट, इसे सुना होगा। इट मतलब जो भी पोएट अभी सुन रहा है, इटर्नल नोट या वो सैडनेस के जो स्वर है, दुख है, उसको जो पोएट सुन रहा है यहाँ पर खड़े होकर के, वैसे ही एजियन सागर पर बहुत साल पहले सोफोक्लिस नामक जो फेमस एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट था, उसने भी ये दुख दर्द सुना होगा। एजियन सागर जो था वो ग्रीस और टर्की के बीच में था, जैसे कि ये स्टेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। और जब उसने सुना होगा एंड इट ये दुख दर्द, इट मतलब दुख दर्द है ये, इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड, ये दुख दर्द उसके दिमाग में भर दिया गया होगा। द टर्बिड एब एंड फ्लो। टर्बिड का मतलब होता है बेचैन कर देने वाली, रेस्टलेस। एब एंड फ्लो का मतलब होता है राइज एंड फॉल। बेचैन कर देने वाला उतार चढ़ाव उसके दिमाग में भी आ गया होगा, एक ज्वार भाटा सा आ गया होगा उसके अंदर। किसके? मानव इमेजरी के, मानव माइजरी के, ह्यूमन माइजरी, यानी कि सफरिंग जिसे कहते हो आप। तो मानव सफरिंग, मानव कष्टों का एक उतार चढ़ाव, एक राइज फॉल उसके दिमाग में भर दिया होगा। जैसे मैं परेशान हुआ आज ये सीन देख करके, ये सुन करके कर्कश आवाज को, वैसे ही उसने भी ऐसे ही कष्टों को सुन करके फिर अपने नाटकों को लिखा होगा, जो दुखांत नाटक होते हैं। अब कहता है पोएट, वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट। हम लोग भी, हम मतलब मैं और मेरी वाइफ, ही एंड हिज वाइफ, फाइंड आल्सो हम भी पाते हैं ऐसे ही साउंड में एक थॉट पाते हैं हम। ऐसे ही साउंड जब आती है, कर्कश आवाज आती है कुछ भी समुद्र में, चाहे कहीं भी, तो हमें भी एक विचार आता है। विचार का मतलब है एक फीलिंग ऑफ सैडनेस, चाहे वो सैडनेस की फीलिंग का विचार हो और चाहे वो ह्यूमन सफरिंग के विचार हो, चाहे वो ग्रीक में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे पास्ट में वो रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट में रहा हो। तो ये हर जगह, ये जो थॉट है मानव सफरिंग का, वो हर जगह होता है। और हियरिंग इट, ये सुन रहे हैं हम यहाँ पर, बाय दिस इस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी में। तो ये दूर नॉर्थ का जो सी है, जो स्टेट ऑफ डोवर है, यहाँ हम सुन रहे हैं, जबकि सोफोक्लिस दूर एजियन सागर पर सुना था। तो जो यूनिवर्सल सफरिंग्स है वो हर जगह सुनी जा सकती है, चाहे वो ग्रीस हो चाहे इंग्लैंड। The sea of faith was once too at the full and round earth shore lay like the folds of a bright girdle fold। यहाँ पर पोएट जो है पहले ही लाइन में एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज करते हुए कहता है कि जो विश्वास का सागर है, विश्वास माने धार्मिक आस्था, पहले धार्मिक आस्था बहुत ही लोगों में, जैसे सागर जो है वो भरा हुआ था लबालब, वैसे धार्मिक आस्था जो थी वो भरी हुई थी लबालब पूरे वर्ल्ड में। तो पोएट कहता है कि जैसे आस्था का सागर है, वाज वंस एक बार कभी जो था वो भरा हुआ था, और इस सागर ने जो है पृथ्वी के चारों तरफ से किनारों को घेर लिया था। तो जैसे पृथ्वी के चारों तरफ किनारों को घेर लेता है सागर, वैसे ही इस धर्म ने पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया था। वैसे ही जैसे कि फोल्ड किया हुआ कोई चमकीला प्रोटेक्टिव बैंड, गडल माने प्रोटेक्टिव बैंड हो, जो फोल्ड यानी कि रैप कर लिया हो, घेर लिया हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पहले इमेज दिखा दूं। मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी है, भाई बहुत ऊंचाई से दिख रही है, तो वैसे भी नीली दिखती है पृथ्वी हमारी। तो ये मान लीजिए यहाँ अर्थ है और चारों तरफ से जो है वो घेर लिया गया हो समुद्र के द्वारा। 70% अभी भी वाटर है, और मान लीजिए तब जो है वो बहुत ज्यादा वाटर रहा और पूरी तरह से घेर लिया हो इस अर्थ को, और मानो कि वो एक चमकीली जो है प्रोटेक्टिव बैंड है, वो चमकीली है क्योंकि उसके अंदर कोई मैजिकल पावर है और उसने अर्थ को जो है वो प्रोटेक्शन दी हो। वैसे ही जैसे कि आप रामायण की बात कर लें या कहीं किसी मूवी की बात कर लें कि एक
प्रोटेक्टिव कोई लाइन खींच देता है, उसके अंदर कोई खड़ा है और कोई भी व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो जलने लगता है या करंट क्रिएट करने लगता है या कुछ ऐसा होता है कि अंदर वाले इंसान को जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो वैसे ही जब धर्म था तो धर्म ने घेर करके रखा था पृथ्वी को, और पृथ्वी प्रोटेक्टिव में थी, लेकिन अब धर्म जो है खत्म हो रहा है। वो अगले लाइन में आपको बताना चाहेगा। पोएट कहता है, बट नाउ, लेकिन अब मैं केवल सुनता हूं, आई ओनली हियर इट्स मेलंकली। अब मैं केवल इसकी उदासी सुनता हूं। लॉन्ग जो सबसे लंबी चलती है इसकी उदासी। विड्राइंग रोअर, विड्राइंग का मतलब होता है पीछे हटना, रोअर माने दहाड़। ये एक ऑक्सीमोरोनिक साउंड है या ऑक्सीमोरोनिक ऑनोमैटोपोइया, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो दो फिगर ऑफ स्पीच जुड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीमोरोनिक ऑनोमैटोपोइया। ऑक्सीमोरोनिक क्यों? क्योंकि ये विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है वापस आना, पीछे हट जाना। और जब कोई चीज पीछे हट रही हो तो वो रोयर करेगी, दहाड़ेगी, ये पॉसिबल नहीं है। यहां बात हो रही है सागर की लहरों की। जब लहरें आती हैं उफान पर तब तो वो दहाड़ेंगी, रोयर करेंगी, लेकिन जब वो गिर रही हैं, उतर रही हैं, खत्म हो रहा है उनका पानी, तब वो दहाड़े। ये ऑक्सीमोरोन है। और ये ऑनोमैटोपोइया है क्योंकि यहाँ पर उसकी आवाज की बात हो रही है, लहरों की आवाज की बात हो रही है, इसलिए ऑनोमैटोपोइया है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है, मानो कि ये उदास है, उदास है वो भी समुद्र, सागर, लहरें। अब पोएट कहता है रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग का मतलब होता है मूविंग बैक, पीछे हटते हुए। अब दुनिया को ये खाली कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है। कौन? सागर की लहरें जो है वो छोड़ रही है, धीरे धीरे कम हो रही है किनारों को। प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्टिव बैंड जो था वो कम हो रहा है, पीछे हो रहा है। और अब की जो लाइन है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट मेटाफर है और पर्सोनिफाइड भी है। ये लिखा है, टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रीयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले वर्ड मीनिंग बता दूं आपको। वास्ट मीन्स ह्यूज या विशाल, एजेस मीन्स होता है किनारे, जो समुद्र के किनारे होते हैं, बॉर्डर होते हैं। ड्रीयर जो होता है ये ब्लीक होता है, जिसे उदास भी कहते हैं। नेक्ड मीन्स नंगा यानी कि बेयर। शिंगल्स मतलब पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर। वैसे भी कंकड़ पत्थर नंगे होते हैं, जब पानी उसके ऊपर से गुजरती है, लहरें आती हैं तो वो नंगा नहीं रह जाता, और जब लहरें वापस जाती हैं तो फिर नंगा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे लहरें के आने और नंगे होने की, जैसे मान लो एक इंसान हो, जब धर्म की लहरें आई उसके ऊपर से तो इंसान धार्मिक हो गया, उसके अंदर सद्बुद्धि आ गई। लेकिन जैसे वो लहरें, वो धार्मिक लहरें वापस गई, वो इंसान जो है उसके अंदर धर्म खत्म हो गया, अब वो नंगा हो चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है, अब किसी भी तरीके से गलत काम वो कर सकता है। इस लाइन को कुछ इस तरीके से समझते हैं। द नाइट विंड, रात की जो हवा है उसकी जो सांसें हैं, सांसें, रात की हवा की सांसें, ये पर्सोनिफाइड है क्योंकि रात सांस नहीं लेता। यहाँ पर ब्रेथ का जो मतलब है वो है जेंटल मूवमेंट, और जेंटल मूवमेंट के साथ साथ इसका एक और मतलब है वो है साई, SIGH, मतलब आहें भरना। यानी कि यहाँ पर जो है रात की हवा जो सांसें ले रही है वो आहें भरने के बराबर ले रही है। आहें क्यों भर रही हैं? क्योंकि उसे पता चल गया है कि दुनिया में जो है अब धार्मिक आस्था खत्म हो रही है। जैसे समुद्र की लहरें नीचे जा रही है, प्रोटेक्शन कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वैसे ही जो है अब धर्म भी कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो लहरों को जो है ये रात की हवा आहें भरते हुए पीछे कर रही हैं, डाउन, नीचे लेके जा रही हैं। किसकी? दुनिया की। दुनिया के इस विशाल किनारों पर जो उदास और नंगे पत्थर पड़े हुए हैं, कंकड़ पड़े हुए हैं, उनको छोड़ करके अब ये नदी जो है, ये समुद्र जो है, ये अपनी लहरों को वापस खींच रही है। आह भरते हुए जो ये हवाएं हैं ये पीछे धकेल रही हैं उन समुद्री लहरों को। नेक्स्ट है, ये वो लाइन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 9 लाइन्स से आपको बताया गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब पोएट अपनी प्रेमिका से, अपनी बिलवेट से बोलता है, अपनी वाइफ से बोलता है, लव, प्रेम, मतलब प्रेम तो रहा ही नहीं लोगों में, अब तो खत्म हो चुका है सब। लेकिन लेट अस बी ट्रू, हमें केवल अब हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो दूसरा कोई नहीं करने वाला, दुनिया में और कोई करता कुछ भी नहीं है। और ये मॉडर्निटी का कितना जीता जागता उदाहरण है। अगर आज कंपेयर करो आप आज का 1851 का, तो आपको लगेगा कि ये पौने 200 सालों में जो है वो ज्यादा कुछ बदला नहीं है, अभी भी ऐसा ही हाल है। यहाँ पे इसलिए अपनी वाइफ से कहता है कि हम केवल जो है लेट अस बी ट्रू टू वन अदर, हमें केवल अपने लिए सच्चा होना चाहिए। हम प्रेम करेंगे आपस में, एक दूसरे के सहारा बनेंगे, एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया जो है, फॉर मतलब क्योंकि, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, क्योंकि जो दुनिया है जो लगती है हमारे सामने पड़ी हुई ना, वो एक लैंड ऑफ ड्रीम्स लगती है। लैंड ऑफ ड्रीम्स मतलब होता है सपनों जैसी दुनिया।
इल्यूजनरी वर्ल्ड, स्वप्न जैसी दुनिया हमारे सामने लगती है ये, जिसमें सो वेरियस, बहुत सारी विविधताएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग बोल चाल, खान पान, रहन सहन, बहुत चीजें अलग अलग हैं। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लगती है ये दुनिया। सो न्यू, जब जब जाना होता है कहीं बाहर, दुनिया बिल्कुल अलग सी लगती है, नई सी लगती है। हैज रियली, लेकिन वास्तव में ये हैज है रियली नीदर जॉय, ना ही इसमें कोई खुशी है, ना ही इसमें कोई, ना ही कोई सच्चा प्रेम है, ना ही लाइट है। लाइट का मतलब होता है यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भी नहीं यहाँ पर है। नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टेनिटी, यानी कि कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है इसमें। हर कोई यहाँ वहां अफरा तफरी में जो है वो संघर्ष में यहाँ वहां भाग रहा है। किसी के जॉब की निश्चितता नहीं है, किसी के रहने का कोई निश्चितता नहीं है। आज खाने को पाया तो पता नहीं अब शाम को पाऊंगा नहीं पाऊंगा, तो सर्टेनिटी नहीं है कहीं किसी भी चीज की। नॉर पीस, ना ही कहीं शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही किसी के तकलीफों में सहायता कोई देने वाला है। ये पेसिमिस्टिक अप्रोच है पोएट का। ये है वो 3 लाइन 35 to 37। एंड वी आर हियर, और हम यहाँ हैं, एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, हम यहाँ हैं मानो कि जो है एक डार्कलिंग प्लेन पर हूं। डार्कलिंग प्लेन का मतलब होता है डार्क अनसर्टेन बैटलफील्ड। हम एक ऐसे अंधेरे युद्ध के मैदान में हो। यहाँ पर देखिएगा एक इमेज रखा है, ये मान लो आप अंधेरा है और युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में थ्यूसिडाइस ने भी यही कहा था कि जो स्पार्टन्स थे उनको पता नहीं चल रहा था कि वो किसको मार रहे हैं, एथेनियंस को मार रहे हैं कि अपने दोस्तों को ही मार रहे हैं। तो ऐसे अब होता है, ये तो बैटलफील्ड की बात हो रही थी, यहाँ दुनिया ही बैटलफील्ड है। यहाँ हमें पता नहीं चलता है कि हम अपनों के पेट में या पीठ पीछे छुरी घोंप रहे हैं या दुश्मन के। तो ये 1851 की जो बात है वो आज भी ये है सच। आपको लग रहा होगा कि कैसी सच्चाई बयां करता है पोएट, उस टाइम और अब के टाइम में कितनी, अभी भी कितनी समानता है। तो हम यहाँ इस समय जो है वो एक ऐसे युद्ध के मैदान में है जो अंधेरे से भरा हुआ है। यहाँ मेटाफर का यूज हुआ है। डार्क बैटलफील्ड को वो बताता है जैसे कि लाइफ, और बिना किसी फेथ के, बिना किसी विश्वास के। स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड, भरा हुआ है कंफ्यूज अलार्म से। कंफ्यूज अलार्म का मतलब होता है खतरे की आहट, जो कंफ्यूज कर रही है कि ये है किस तरफ की खतरा। ये खतरा हमारे लिए, खतरा दूसरे के लिए, खतरा हिंदू के लिए, खतरा मुस्लिम के लिए, खतरा किसके लिए किसी को पता नहीं है। जिसको मजा लेना हो रहा है वो मजा ले रहा है, और जो परेशान जिसे होना है वो परेशान हो रहा है। और किस चीज के लिए? स्ट्रगल एंड फ्लाइट। हम स्ट्रगल करते हैं और या तो फ्लाइट करते हैं, या तो हम भाग लेते हैं और या तो हम संघर्ष करते हैं, तो लड़ते हैं, या तो मरते हैं, तो भाग लेते हैं। आगे लिखा है वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, जहां पर जो इग्नोरेंट आर्मीज हैं, जो अनभिज्ञ आर्मी की सेना है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी सेनाएं हैं ना, वो क्लैश, वो लड़ रही हैं, टकरा रही हैं बाय नाइट, अंधेरे में, आपस में लड़ रही हैं। कि राजा, एक राजा हो दूसरे राजा पर आक्रमण कर दिया, परेशानी राजा की है, लेना है खुन्नस राजा का मिटाना है, किसी दूसरे राजा के ऊपर उसको अपनी खुन्नस मिटानी है, या कोई अपनी निजी परेशानी है, लेकिन वो भिड़ा देगा। लाखों सिपाही उसमें जाकर के मर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर राजा दूसरे राज्य पर लड़ना क्यों चाहता है या अटैक क्यों कर रहा है। तो ये अनभिज्ञता का ही सूचक है जो यहाँ पर कवि दिखाना चाहता है। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।